गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए एक ये टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, सेकेंडरी मार्केट का ये टॉपिक है। सेकेंडरी मार्केट जो आपका चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में है ना, उसका ये टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको फिर से मैं करा रही हूँ। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो जैसे पहले ही बताया था लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मीन्स दे आर एडमिटेड बाय द एक्सचेंज फॉर इट्स परचेज एंड सेल। कि जो स्टॉक एक्सचेंज है जब इनको परमिशन देता है कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं, है ना, तो इसको कहा जाता है लिस्टिंग। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 सेक्शन के अकॉर्डिंग हर कंपनी जो भी अपने शेयर्स को या डिबेंचर्स को मतलब सेल करना चाहती है उनके लिए इनको एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग के लिए, है ना। कि हाउएवर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कंपनी के लिए टू मेक पब्लिक इशू ऑफ इट्स सिक्योरिटी, कि अगर इशू करना है तो वो इशू कर सकती हैं, लेकिन उनको इशू करने के बाद अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए इनको अपने जो शेयर्स हैं उसकी लिस्टिंग करानी होती है। तो देखिए सेबी ने मार्च 2001 में अलाउ कर दिया था कंपनीज़ को कि वो अपने जो डेट सिक्योरिटी हैं उसको बिना लिस्टिंग कराए, है ना, बिना लिस्टिंग कराए भी इशू कर सकते हैं, बिना इक्विटी की लिस्टिंग कराए भी इशू कर सकते हैं। इस अमेंडमेंट से पहले ये जो अमेंडमेंट हुआ 2001 में 2001 में, ये जो फैसिलिटी थी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज़ हैं या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके लिए ही अवेलेबल थी। उसके बाद इनको सभी कंपनीज़ के लिए 2001 में कर दिया गया। अब देखिए एक होती है सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी, ये सेटअप किया गया नवंबर 2002 में। इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको रेगुलेट करना, है ना। तो ये जितने भी रीजनल एक्सचेंज हैं उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है CLA, सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है ये लेज डाउन द स्टैंडर्ड लिस्टिंग प्रोसीजर, कि ये जो स्टैंडर्ड लिस्टिंग प्रोसीजर है उसके बारे में ये बताता है, और कंपनी की जो डेलीगेंस है उसके बारे में बताता है कि किस तरह से उनको कंप्लीट करनी है, उनको लिस्टेड होने के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस है जिनको उनको पूरा करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपडेटिंग द लिस्टिंग नॉर्म्स, कि जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसकी अपडेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, CLA की। कि CLA कंपनी से ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाता है या जितने भी लिस्टेड नॉर्म्स हैं उसको पूरा करवाता है, उसके बाद ही इनकी लिस्टिंग होती है ना। आप देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लिस्टिंग की जाती है। सबसे पहला जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो यही जानना चाहते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की क्या रेपुटेशन है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और एक वो कि जो शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं वो कहाँ सेल करें। तो उनको सेल करने का एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पर वो अपनी मनी को वापस लेना चाहें तो उसको सेल करके वापस ले सकते हैं। एंड टू एंश्योर प्रॉपर सुपरविज़न एंड कंट्रोल ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी में जो भी डीलिंग की जा रही है उसके ऊपर ये नज़र रखते हैं और उनको ये कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से टू एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटी, जैसे बताया कि सिक्योरिटीज़ को टाइम टू टाइम सेल एंड परचेज़ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। टू रेगुलेट द डीलिंग इन सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी में जो डीलिंग की जा रही है उसमें कुछ स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक नज़र रखती है ना, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखती है कि पूरा किया जा रहा है या नहीं। टू प्रोवाइड मार्केटिंग फैसिलिटी फॉर द सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के लिए मार्केटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, कि ब्रोकर्स भी अवेलेबल कराती हैं या जो सब ब्रोकर्स हैं वो भी होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स जिनकी हेल्प से अपनी सिक्योरिटीज़ को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, कि कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमिक पावर ना चली जाए, मतलब कंपनी के सारे जो शेयर्स हैं वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना चले जाएं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके। तो देखिए इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी क्या होती है और किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करती है। तो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट हर स्टॉक एक्सचेंज की अलग अलग होती है। जितने भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैं वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज डिफ़र करती है। तो जो सेबी है उसने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको लिस्टिंग करवानी है तो आपको लिस्टिंग के लिए सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। अगर ये अप्रूवल कर देते हैं तो फिर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर आप लिस्ट होना चाहते हैं वो काफ़ी इजीली अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट कर देते हैं। तो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी इज़ एक्टिंग एज अ चेक ऑन फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हु फ्लॉट पब्लिक इशू, कि जो पब्लिक इशू करते हैं और जो अनरिलायबल पर्सन हैं उनके ऊपर ये नज़र रखती है ना। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स मीन्स जो अनरिलायबल पर्सन है, अनरिलायबल जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखती है
तो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी के जो दो मेन जो है वो पर्पस हैं, दो मेन रोल हैं। एक तो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड लिस्टिंग प्रोसीजर, कि जो लिस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है वो बताना, और इसके साथ कैरीज आउट ड्यू डेलीगेंस ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी का जो डेलीगेंस है वो चेक करना कि वो मतलब ईमानदारी से काम कर रही है या नहीं कर रही, कोई लापरवाही तो नहीं कर रही, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो ये दो रोल हैं जो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी है। एक तो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड लिस्टिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड लिस्टिंग प्रोसीजर बताना सबको कि क्या है, और दूसरा फिर कंपनीज पे नज़र रखना कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो CLA की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू अपडेट द लिस्टिंग नॉर्म्स, कि जो भी लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसको अपडेट करते रहना, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि जो भी इसका चेंज हुआ वो उसको अपडेट करती रहे। तो सेबी ने जो सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी रेगुलेशन 2003 जो बनाया था वो उसी टाइम से अफेक्ट में आ गया 2003 से, एंड CLA इज़ रिपील्ड बाय सेबी बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड ऑन 2 जनवरी 2007। 2 जनवरी 2007 को जो CLA है इन्होंने मतलब सेबी ने CLA की जो मॉडिफिकेशन की थी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को लेकर। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि क्या लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है, क्या नॉर्म्स है फॉर क्वालिफाइंग फॉर लिस्टिंग। अगर कोई भी कंपनी लिस्टिंग होना चाहती है तो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उन्होंने मतलब सेबी ने कंपलसरी कर दिया है कंपनीज़ के लिए लिस्टिंग कराना। तो एज़ पर रूल्स बायलॉज एंड रेगुलेशन SC 1957 एंड गाइडलाइंस इशूड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज रूल्स, कंपनी को इन कंडीशंस को पूरा करना है अगर वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती हैं। सबसे पहला जो मेमोरेंडम है या आर्टिकल है उसमें कहीं भी ये ना लिखा हो कि आप शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्ट ना करते हो फ्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर को, है ना, क्योंकि कंपनी के जो शेयर हैं वो ट्रांसफरेबल हैं। तो मेमोरेंडम या आर्टिकल में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं होना चाहिए जो कि ये बताते हों कि शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है या रिस्ट्रिक्ट करते हों। कंपनी मस्ट ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट लीस्ट 25% ऑफ इट्स इशूड कैपिटल, कि जितनी कैपिटल इशू की है उसका 25% कम से कम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इन्होंने कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र किया हो। और तीसरा जो मिनिमम इशूड कैपिटल है कंपनी की वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़, एटलीस्ट 10 करोड़ इन केस ऑफ BSE एंड NSE में अगर लिस्टिंग होनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसकी जो इशूड कैपिटल है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़। और अदर कोई रीजनल एक्सचेंज है वहाँ पर अगर लिस्टिंग करानी है तो 5 करोड़ होना चाहिए। एंड नो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड इज़ नेसेसरी, इसके लिए पिछड़ा कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, नई कंपनी भी अपनी लिस्टिंग करा सकती है। अब देखिए लिस्टिंग नॉर्म्स क्या हैं, ये तो रिक्वायरमेंट्स थी। सबसे पहला वही मिनिमम इशूड कैपिटल एंड मिनिमम पब्लिक ऑफ़र, कि जो कंपनी है मिनिमम उसकी पेडअप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जैसे ऊपर ही बताया था 10 करोड़ फॉर IPO, कि अगर इनिशियल पब्लिक ऑफ़र इशू कर रही हैं तो 10 करोड़, और 3 करोड़ हैं FPO के लिए, फर्दर जो पब्लिक ऑफ़र हैं उसके लिए 3 करोड़। एंड मिनिमम साइज़ शैल बी 10 करोड़ एंड मिनिमम कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी शैल बी 25 करोड़। तो ये कुछ कंडीशन है जो इनको पूरी करनी होती है लिस्टिंग से पहले। सेकेंड है मिनिमम पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है वो कितना होना चाहिए, 25% शैल बी मेंटेन। वो पहले भी आया था कि 25% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को इशू किए गए हों। लिस्टिंग ऑन मोर देन वन एक्सचेंज एंड ऑन रीजनल एक्सचेंज, एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना ज़रूरी है ना, और एक तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए और एक आप नेशनल या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी करा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू ऑफ कैपिटल, की जो लिस्टिंग कराई जाएगी और कंपनी की विल कंटिन्यू एंड द न्यू कंपनी विल बी कंसिडर्ड फॉर लिस्टिंग ओनली इफ़ दे अधेयर टू द नॉर्म्स। जो पुरानी कंपनीज़ हैं वो तो एज इट इज़ अपनी लिस्टिंग करा सकती हैं कंटिन्यू, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो न्यू कंपनी है वो नॉर्म्स को पूरा करते हुए और जितने एक्सपेंडिचर पब्लिक इशू के होते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना, वो करते हुए सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए ये अपनी लिस्टिंग करा सकती हैं। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्रॉम प्रमोटर्स कोटा, कि जो प्रमोटर का कोटा है उनको जो शेयर्स इशू किए गए हैं उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो जो ऑडिटर है या जो कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी का, वो ये चेक करेगा लिस्टिंग करने से पहले कि इस तरह के जो शेयर सर्टिफिकेट हैं जो प्रमोटर्स को इश्यू किए गए हैं दैट शुड बी स्टैम्प्ड, उनके पास स्टैम्प होनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कम से कम 3 साल का,
कि वो अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसको भी चेक किया जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मस्ट फॉर लिस्टिंग, कि जो नई कंपनीज़ हैं जो इसमें एंटर कर रही हैं उनके एग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ उनका एग्रीमेंट होगा रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है ना, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको भी देखा जाएगा कि जैसे डायरेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, वो है या नहीं, मैनेजर्स कितने होने चाहिए, है ना। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कॉर्पोरेट को गवर्न करता है उसको भी चेक किया जाएगा। और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग इनको एग्रीमेंट करना होगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और जितनी भी लिस्टिंग कंपनी हैं उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एग्जिस्टिंग कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा, न्यू कंपनीज़ को तो करना ही होगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल में ये प्रोविज़न होनी चाहिए, कंपल्सरी प्रोविज़न इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला, कंपनी शैल यूज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र का एक कॉमन फॉर्म उनका होना चाहिए, कि मतलब वही बात कि आर्टिकल्स में भी प्रोविज़न होना चाहिए कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और जितने भी फुल्ली पेड अप शेयर हैं वो फ्री होने चाहिए लेन से, कि उनको लेन ना किया जा सके। और ऑप्शन और राइट टू कॉल ऑफ शेयर शैल बी गिवन टू एनी पर्सन एक्सेप्ट विद द एक्शन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग, है ना, कि जब भी कॉल किया जाए तो जनरल मीटिंग में उसका रेजोल्यूशन पास होता है, उसके अलावा किसी भी पर्सन को कॉल करने की या राइट शेयर इशू करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। दैट एनी अमाउंट पेड इन एडवांस ऑफ कॉल, कि कॉल के ऊपर जो भी अमाउंट एडवांस में रिसीव किया जाता है उसके ऊपर एक प्रॉपर रेट से इंटरेस्ट पे किया जाना चाहिए, है ना। कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने अमाउंट जो है वो क्विकली पे कर देता है, मतलब अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट उन्होंने पे कर दिया, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी चाहिए। देयर विल बी नो फॉरफीचर ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, कि अगर शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड के लिए क्लेम नहीं किया, जैसे कंपनी ने तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, तो जो अनक्लेम डिविडेंड है उसको तब तक फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम पूरा नहीं हो जाता, जो आई थिंक 7 ईयर्स है। ये 7 साल तक कंपनी वेट करती है कि शेयर होल्डर आएगा और अपने डिविडेंड के लिए क्लेम करेगा, उसके बाद उनको डिपॉजिट कराना होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती हैं अदर कंडीशंस। इनके अलावा अदर कंडीशन में सबसे पहला है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जिनको शेयर्स इशू किए लेटर ऑफ अलॉटमेंट, एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ रिग्रेट अगर नहीं दिया तो वो इशू कर दिए हों सेम टाइम पर। एंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट, एक्सेप्टेंस या राइट विल बी सीरियली नंबर्ड, उसके ऊपर सीरियल नंबर डला होना चाहिए। लेटर ऑफ राइट अगर इशू किए गए हैं तो वो भी होने चाहिए, है ना। और इसी तरह से लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड रिनाउंसिएबल लेटर्स ऑफ राइट विल कंटेन अ प्रोविज़न फॉर स्प्लिटिंग, कि अगर कोई मतलब राइट शेयर इशू किए गए हैं तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी होना चाहिए। रिनाउंसिएशन जिसके फेवर में किया गया है, जैसे रिनाउंसिएशन क्या होता है, जैसे आपको राइट शेयर इशू किए गए, आप उनको नहीं लेना चाहते तो आप अपना ये राइट किसी और को रिनाउंस कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह का जो लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन है वो भी लिखा होना चाहिए, और उसकी जो स्प्लिटिंग है वो भी लिखी जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए कैसे की गई है, कितने शेयर्स के बदले में कितने शेयर दिए गए हैं। और शेयर्स और डिबेंचर जो ट्रांसफ़र की वजह से लॉन्च हुए हैं तो ट्रांसफ़र के 1 महीने के अंदर अंदर इनको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। जैसे पहले शेयर था मिस्टर ए के पास, फिर वो मिस्टर बी के पास गया, तो जिस डेट पर ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद 1 महीने का टाइम होता है कंपनी के पास, 1 महीने के अंदर अंदर इनको शेयर सर्टिफिकेट दे दिए जाना चाहिए। To advise the stock exchange of the date of board meeting at which the declaration of dividend या recommendation of dividend और issue of right और bonus share will be considered, कि अगर कंपनी ने डिविडेंड इशू किया है या राइट इशू कंपनी ने किए हैं तो वो भी 1 महीने के अंदर, मतलब जो है वो जो भी डेट उसमें मेंशन की गई थी कि इतने दिन में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा या रिकमेंड किया गया था, तो वो भी पे किया जाना चाहिए। एंड स्टॉक एक्सचेंज को अगर कोई भी चेंज हुआ है टू नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एनी मटेरियल चेंज, कि जनरल कैरेक्टर में या कंपनी के नेचर ऑफ द बिज़नेस में कोई भी चेंज हुआ है तो उसके बारे में भी वो स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे। इसी तरह से टू फॉरवर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, है ना, डायरेक्टर रिपोर्ट वो भी प्रोवाइड करेंगे। टू फॉरवर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज कॉपी ऑफ ऑल अदर नोटिस एंड सर्कुलर, जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के पास भी भेजेगी।
टू नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज प्रायर टू इंटीमेटिंग द शेयर होल्डर ऑफ एनी न्यू इशू, कि अगर कोई नया इशू करती है बाय वे ऑफ राइट शेयर या बोनस शेयर या पब्लिक इशू, तो वो इसके बारे में इन्फॉर्म करेगी किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। मतलब कोई भी एक्शन ले रही है कंपनी तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज को इसका नोटिफिकेशन देगी। और इसी तरह से री इशू ऑफ एनी फॉरफिटेड शेयर, कि फॉरफिटेड सिक्योरिटी को भी अगर री इशू कर रही है तो इसके बारे में भी वो स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी। ट्रांसफ़र बुक, टू क्लोज द ट्रांसफ़र बुक ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफ डिविडेंड, कि ट्रांसफ़र बुक को क्लोज़ किया जा सकता है सिर्फ तब जब वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या बोनस शेयर इशू कर रही है या राइट शेयर इशू कर रही है ना। वो भी इस पर्पस के लिए होता है कि जिसके पास शेयर्स हों, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करने का टाइम होता है, ऐसा ना हो डिविडेंड डिक्लेयर करने के टाइम शेयर किसी के पास है और पेमेंट करने के टाइम किसी के पास है, तो इसलिए ट्रांसफ़र बुक को क्लोज़ कर दिया जाता है। टू फॉरवर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज एंड एनुअल रिटर्न इमीडिएटली, कि जो भी एनुअल रिटर्न अगर इन्होंने कुछ फाइल की है या जो जनरल मीटिंग है वो हुई है और उसमें एनुअल रिपोर्ट बनाई गई है तो वो भी वो स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करेंगे। टू ग्रांट टू शेयर होल्डर द राइट ऑफ रिनंसिएशन, जो भी बताया था रिनंसिएशन क्या होता है, तो राइट इशू के टाइम पर अगर कोई रिनंसिएशन हुआ है ना, तो ये भी वो स्टॉक एक्सचेंज को इसके बारे में बताएंगे कि कितने राइट शेयर इशू किए गए हैं और कौन कौन पर्सन हैं जिनको राइट दिया गया है। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है कंपनी का मूल्यांकन करने के लिए या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे। एंड इन द इवेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग बीइंग ग्रांटेड, सच लिस्टिंग शैल बी सब्जेक्ट टू रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द एक्सचेंज इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जो भी एप्लीकेशन दी जाती है लिस्टिंग के लिए उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा किया हो कंपनी ने। तो ये कुछ बातें हैं जो कि कंपनी में लिस्टिंग करवाने के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, लिस्टिंग रेगुलेशंस, जिनको कि पूरा किया हो कंपनी ने, ये चेक किया जाता है।